नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड के इतिहास को जो सीरीज स्टार्ट किए थे, हम लोग 7 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। ये हमारा 8वां चैप्टर है जिसका नाम है मध्यकाल में झारखंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पूर्व मध्यकाल। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी, ठीक है, की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। किसके बीच? हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। हर्षवर्धन की मृत्यु जो हुई थी 647 ईस्वी और दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना 1206 ईस्वी। ठीक है, झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से भी रहा है। ठीक है, देखते हैं महामाया मंदिर कहाँ पे? गुमला। हापामुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से है। हापामुनि गांव में स्थित जो महामाया मंदिर है, इस बात से प्रमाणित होता है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। ठीक है, महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। एक क्वेश्चन बन सकता है, किसने? गजघंट राय ने, नागवंशी शासक था गजघंट राय, वो 908 ईस्वी में महामाया मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ के हाथों में विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई। क्या बोला जा रहा है? शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों में इससे विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, विष्णु की प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों में, ठीक है, के हाथों से इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। कहाँ पे? हापामुनि गांव में। ठीक है, इस मंदिर का प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महामाया मंदिर का जो प्रथम पुरोहित कौन था? हरिनाथ नामक। ठीक है, ये कौन था? ब्राह्मण था, मराठा ब्राह्मण। ठीक है, यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु था। किसका गुरु था? गजघंट राय का धार्मिक गुरु भी था। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग टांगीनाथ का मंदिर। ठीक है, यह मंदिर गुमला में अवस्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, टांगीनाथ का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर होगा गुमला। इस मंदिर का निर्माण इसी काल में हुआ। किस काल में? मध्यकाल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। रजरप्पा कहाँ पे? रामगढ़ में। रजरप्पा का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। जो छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है रजरप्पा रामगढ़ में, वो क्या करता है? पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। ठीक है, छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रजयोगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। किसका प्रतिरूप है? हिंदू का। ठीक है, छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रजयोगिनी हिंदू का ही प्रतिरूप है। ठीक है, अब देख लेते हैं इटखोरी कहाँ पे? चतरा में। झारखंड के इटखोरी के पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। कहाँ से? चतरा के इटखोरी से। ठीक है, झारखंड के इटखोरी में पाल शासक कौन? महेंद्र पाल के शिलालेख भी मिले हैं। इस काल में ही इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया है। किस काल में? पूर्व मध्यकाल में ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल हो गया, उत्तर मध्यकाल में क्या क्या? बख्तियार खिलजी 1206 ईस्वी 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर बंगाल की सेनवंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। कौन? बख्तियार खिलजी था। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर बंगाल के सेनवंशी शासक लक्ष्मण सेन, कौन सा? लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, किसने आक्रमण किया था नदिया पर? तो आपका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। और नदिया के जो शासक थे कौन थे? वो लक्ष्मण सेन। ठीक है, वो कौन थे? सेनवंशी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था।
कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति भी था। ठीक है। गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली व शक्तिशाली था। देखिए किस समय, गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय, ठीक है, झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था। किसके प्रभाव से? गुलाम नहीं था उस समय। ठीक है, गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय। ठीक है, उस समय जो कौन थे? नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। ठीक है, जिसके कारण उस पर ये नहीं रहा, प्रभावशाली वो लोग नहीं रहे, गुलाम नहीं रहा झारखंड। उसके बाद देखते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को भी पढ़ना है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने कब? 1310 ईस्वी में अपने सेनापति का नाम क्या था? उसके सेनापति का छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के हेतु भेजा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने स्टार दिया, मतलब क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। किसने? छज्जू मलिक। किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने क्या किया? नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर, दो सेनापति थे, छज्जू मलिक और मलिक काफूर। ठीक है, दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। ठीक है, नागवंशी राजा बेनुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की। कौन सा शासक? बेनुकर्ण। ठीक है, नागवंशी राजा जो बेनुकर्ण थे, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया। मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति कौन था? मलिक बया। ठीक है, और खिलजी का छज्जू मलिक और मलिक काफूर। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया हजारीबाग क्षेत्र के चाय चंपा, जो कहाँ है? हजारीबाग के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित है। ठीक है, चाय चंपा तक आ पहुंचा था, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए। संथाली स्रोत के अनुसार क्या हुआ था? इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, संथाली स्रोत के अनुसार। और लेकिन तुगलक वंश के ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया के अनुसार। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। मलिक बया ने हजारीबाग के चाय किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया। मलिक बया जो थे हजारीबाग के चाय किला को जीतकर किसके हवाले कर दिए? फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जू मलिक आज मुल्क को सतगावा, कहाँ पे? कोडरमा में, का शासक नियुक्त किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया सतगावा का। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जू मलिक आज मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था। तुगलक के काल में नागवंशी राजा कौन था? हरिकर्ण था। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसी-उद-दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा, कहाँ पे? कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया और अपने जीते हुए क्षेत्र को राजधानी बनाया। कौन? फिरोज शाह तुगलक जो थे शमसी-उद-दीन शाह को पराजित किया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक किसे? बंगाल के शासक शमसी-उद-दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को विजय प्राप्त किया था और इस जीते हुए क्षेत्र को राजधानी बना लिया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, किसे हराया था? बंगाल के शासक शमसी-उद-दीन शाह को। ठीक है, अब देखते हैं लोधी वंश। लोधी वंश के सुल्तानों का प्रभाव झारखंड में लगभग मुक्त था। लोधी वंश के सुल्तानों का प्रभाव क्या था? झारखंड में लगभग मुक्त था। ठीक है, इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण थे। ठीक है, कौन कौन थे? प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण थे। ठीक है, लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना
झारखंड को करना पड़ा। किसे? लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को भी करना पड़ा। ठीक है। कपिलेंद्र गजपति उस समय दक्षिण पूर्वी भारत एक शक्तिशाली शासक था। कपिलेंद्र गजपति कौन थे? गजपति वंश के संस्थापक थे। उस समय दक्षिण पूर्व एक भारत शक्तिशाली शासक था। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत से बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। ठीक है। कौन? लोधी वंश। 1994 में सिकंदर लोधी के भाई से जैनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की ने झारखंड के साहिबगंज में शरण ली थी। कब? 1994 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भाई से जैनपुर के शासक कौन थे? हुसैन शाह शर्की ने झारखंड के साहिबगंज में शरण ली। ठीक है। अब देखते हैं आदिल शाह द्वितीय। बीजापुर का शासक था आदिल शाह द्वितीय। खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय ने अपने सैन्य दल को झारखंड में भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। किसे? अली शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शेरशाह, बहुत मजा आएगा शेरशाह का। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष की अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया। शेरशाह अफगान शासक था। उसने क्या किया? मुगलों के विरुद्ध क्या कर रहे थे? वो संघर्ष कर रहे थे। इन्होंने अभियानों को झारखंड के जो क्षेत्र था उसका प्रयोग किया था। ठीक है। 1534 से 37 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह झारखंड से होकर गुजरा था। किस समय? 1934 से 37 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान के दौरान शेरशाह झारखंड से होकर गुजरा था। इस अभियान के दौरान शेरशाह का पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ी, कहाँ? राजमहल क्षेत्र के नाकाबंदी की थी। किस समय? इसी अभियान के दौरान। ठीक है। शेरशाह का जो पुत्र था जलाल खान, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा शेरशाह का पुत्र कौन था? जलाल खान। और कहाँ पर उसने नाकाबंदी की थी? तो आपका जो आंसर बनेगा तेलियागढ़ी में उसने नाकाबंदी की थी। ठीक है। शेरशाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते से ही रोहतासगढ़ पहुंच गया तथा 1538 में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। कौन? शेरशाह जो थे बंगाल अभियान के दौरान मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंच गए थे। रोहतासगढ़ पहुंच गए थे। ठीक है। तथा 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड के शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। शेरशाह के शासन के समय क्या हुआ था? झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। किसे? झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपका आंसर बनेगा शेरशाह। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खब्बास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराज चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी प्राप्त किया। क्या हुआ? 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति कौन? शेरशाह के जो सेनापति थे खब्बास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराज चेरो को परास्त कर, ठीक है, श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी प्राप्त किए थे। ये भी याद कीजिएगा। कौन सा? श्याम सुंदर नामक कैसा हाथी था? सफ़ेद। ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद लगभग 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह व उनके वंशजों का अधिकार रहा। क्या हुआ? 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में, ठीक है, शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर दिया था। ठीक है। रोहतास के वीरभूम शासक ने तब तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया।
इसके बाद लगभग 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर शेर शाह व उनके वंशज अधिकार रहा। ठीक है, उनके वंशजों का अधिकार रहा था। हुमायूं, उसका शासनकाल क्या है? 1530 से 56 तथा 1555 से 56। मुगल अफगान 1530 से 40 ईस्वी के दौरान हुमायूं भुरकुंडा रामगढ़ तक पहुंचा था। ठीक है, कब? 1530 से 40 ईस्वी के दौरान हुमायूं भुरकुंडा तक रामगढ़ तक पहुंचा था। ठीक है, भुरकुंडा रामगढ़ तक पहुंचा था। अकबर 1556-1605। अकबर क्या है? अकबर का शासनकाल 1556-1605। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में अकबर का शासन कब से कब रहा? 1556 से 1605। ठीक है, झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासनकाल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। शासनकाल का पूर्वार्ध 1556 से 76 ईस्वी एवं शासनकाल का उत्तरार्ध 1576 से 1605 ईस्वी। अकबर ने अपने शासनकाल में पूर्वार्ध एवं झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया था तथा उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंशों के शासन पर स्थापित किया था। ठीक है, क्षेत्रीय राजवंशों पर क्या थे? शासन स्थापित किए थे और पूर्वी में झारखंड में सक्रिय अफगानों पर विजय भी प्राप्त किए थे। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं अकबर के शासनकाल पूर्वार्ध अफगानों पर विजय। ठीक है, अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया। अकबर के विरुद्ध क्या हुआ? अभियान जो चलाए थे अफगान लोग, उन्होंने झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया। 1575 ईस्वी में टकरोई की लड़ाई। 1575 ईस्वी में किसकी लड़ाई हुई थी? टकरोई की लड़ाई, बझौरा या भूगुलमारी की लड़ाई भी बोलते हैं। ठीक है, बालासोर उड़ीसा के पास होता है। ठीक है, के बाद जुनैद करनाल ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर में रुका, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई। यहाँ जुनैद कर्रानी व मुगलों की सेना के बीच रामपुर की लड़ाई में मुगलों से जीत हुई। ठीक है, क्या हुआ? अकबर के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें क्या हो रहा था? झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया जा रहा था। और 1575 ईस्वी में टकरोई की लड़ाई के बाद क्या हुआ? टकरोई की लड़ाई के बाद जुनैद करानी ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर पर रुका था। ठीक है, कौन रुका था? जुनैद करानी बिहार जाने के क्रम में रामपुर में रुका था, जहां पर पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई थी। यहाँ जुनैद करानी व मुगलों की सेना के बीच रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अकबर के शासनकाल का उत्तरार्ध या क्षेत्रीय राजवंशों पर विजय। ठीक है, छोटा नागपुर खास का नागवंश। अकबर नागवंशों की राजधानी कोकरा या खुखरा को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इस प्रमुख कारण दक्षिणी भारत जाने हेतु यह युद्ध में इस क्षेत्र का प्रयोग सामरिक साम्राज्य विस्तार का क्षेत्र भी आर्थिक समृद्धि आदि थे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन अकबर नागवंशों की राजधानी था। ठीक है, अकबर नागवंशों की राजधानी कोकरा या खुखरा को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। ठीक है, अकबर इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत जाने हेतु युद्ध के क्षेत्र का उपयोग यह सामरिक कारण था। साम्राज्य विस्तार भी करना था। ठीक है, क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि आदि थे। अकबर 1585 में शाहजहां को, ठीक है, 1585 में शहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। ठीक है, क्या हुआ? 1585 ईस्वी में शहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई। मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार कर दिया था। ठीक है, बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कतलुक खां एवं उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध बंगाल मनसबदार
बंगाल मनसब द्वारा क्या हुआ था? मनसबदार मान सिंह के अभियान मुगलों के साथ किया। क्या हुआ? बाद में मधुकरण शाह जो थे उड़ीसा के शासक कुतलू खां एवं उनके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मान सिंह के अभियान में 1590 से 92 में मुगलों के साथ दिया। ठीक है, मुगलों को साथ दिया था ये लोग। ठीक है, मधुकरण शाह मुगलों को साथ दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। पलामू का चेरो वंश। पलामू का चेरो वंश 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया। क्या? 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार झारखंड एवं सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह ने 1590 ईस्वी में मानभूम के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया था। क्या किया था? मानसिंह ने 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजवंश, ठीक है, चेरो भागवत राय एवं पराजित मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया था। ठीक है, मुगलों को कौन हरा था? पलामू के चेरो वंश मानसिंह। ठीक है, मुगलों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिए थे, इतने ताकत था। पलामू में मुगलों की सेना नियुक्त करते पलामू में मुगलों की सेना नियुक्त करके भागवत राय को जगह बने दे रहे हैं। ठीक है, जगह बना दे रहे थे हम लोग। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों की सेनाओं को मार भगाया तथा पलामू पर पुनः अपनी राजसत्ता स्थापित कर ली। कब? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चेरों ने मुगलों की सेना को मार भगाया तथा क्या हुआ? चेरो शासक जो थे मुगलों की सेना को मार भगाया था। ठीक है, अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। अब देखते हैं सिंहभूम का शिववंश। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान जाने हेतु मान सिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरा। इस समय सिंहभूम के मानसिंह ने इस दौरान रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया तथा उसने अपने अंगरक्षक दल को शामिल कर लिया। क्या हुआ? सिंहभूम का जो सिंहवंश था 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान जाने हेतु उसी समय मानसिंह सिंहभूम से होकर गुजरा। उस समय सिंहभूम के पोराहाट में शिवानी राजा रंजीत सिंह का शासन था। ठीक है, मानसिंह ने इस द्वारा रंजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने हेतु विवश कर दिया तथा उसने अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया। 1592 ईस्वी में मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की संज्ञा दी। ठीक है, क्या हुआ? 1592 ईस्वी में मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की संज्ञा दी। ठीक है, बंगाल की राजधानी बनाया। मानसिंह ने परकोट कहाँ? ऊंची चरह दीवारी। ठीक है, मानसिंह ने परकोट व महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामक नामकरण किया था। ठीक है, क्या किया था? महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नियुक्त किया था। ठीक है, मानभूम व हजारीबाग के राजवंश, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मानभूम व हजारीबाग के राजवंश 1590 से 91 ईस्वी में मान सिंह मिदनापुर के अभियान पर जाते समय गुजरात, ठीक है, मानभूम के गुजरात, इस दौरान उसने पारा तथा तेलकुपी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, क्या था? मानभूम व हजारीबाग के राजवंश जो थे 1590 ईस्वी से 1590 से 91 ईस्वी में मानसिंह मिदनापुर के अभियान जाते समय मानभूम से गुजरा था। इस दौरान उसने परा तथा तेलकुपी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल था। क्या था? 6 और चंपा परगना जो थे बिहार सूबा में शामिल था, जिसके वार्षिक मालगुजारी 15,000 रुपये निर्धारित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर झारखंड के संदर्भ में जहांगीर लिखले जा रहे हैं। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट लग रहा है सो लिखते जाइएगा। ठीक है, छोटानागपुर का नागवंश। ठीक है, छोटानागपुर खास का नागवंश, इसको देखते हैं। जहांगीर की आत्मकथा
तुजुक ए जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। कहाँ से? जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। अपनी कथा तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की तरीके का वर्णन किया गया है। जहांगीर इस क्षेत्र की नदियों में मिलने वाले हीरे के कारण इस पर अधिकार करना चाहता था। जहांगीर जो था झारखंड में क्यों अधिकार करना चाहता, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारे झारखंड से जो हीरे प्राप्त होते थे उसी के कारण वो क्या करना चाहता, इस क्षेत्र को अधिकार करना चाहता था। ठीक है, शंख नदी के किनारे जो हीरे प्राप्त होते उसी को लेने के लिए इतना वो झारखंड क्षेत्र को जीतना चाहता था। जहांगीर के समय कोकरा का शासन दुर्जन साल। जहांगीर के समय कोकरा का शासन कौन था? दुर्जन साल। मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था वो। कौन था? मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया। क्या किया था? जहांगीर के समय जो कोकरा का शासक था दुर्जन साल, उसने क्या किया, जो मुगलों को जहांगीर को मालगुजारी देता था वो देना बंद कर दिया। ठीक है, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया। क्या किया था? जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया था तथा उसने कोकरा के क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई तथा जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। क्या हुआ? जहांगीर जो था वो क्या किया, कोकरा के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए आदेश दिया था। किसे आदेश दिया था? जफर खां को आदेश दिया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जफर खां 2 दिनों के बाद उसकी मृत्यु होगी, तो जहांगीर की इच्छा क्या अधूरी रह गई। अब देखिए जहांगीर क्या करेगा। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। फिर इसने नियुक्त कर दिया बिहार का सूबेदार किसे? इब्राहिम खां को, जो नूरजहां का भाई था। ठीक है, तथा उसने कोकरा को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेज दिया। जहांगीर जो था जफर खां की मृत्यु के बाद 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसने कोकरा क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने हेतु भेज दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस दौरान इब्राहिम खां ने झारखंड क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया। क्या हुआ? इसी दौरान इब्राहिम खां जो थे झारखंड क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया तथा हीरो की प्रसिद्ध शंख नदी को अपने अधिकार में ले लिया। वो क्या किया? विजय प्राप्त तो किया ही, साथ ही हीरे की जो प्रसिद्ध नदी थी शंख नदी, उसे क्या किया? अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, इब्राहिम खां ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया तथा उसने मना करने पर दुर्जन साल को 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद करके रखा गया था। ठीक है, इस अभियान से जुड़े व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया था तथा इब्राहिम खां को फतह जंग की उपाधि प्रदान भी किए थे और 4000 मनसबदार प्रदान किया गया था। क्या हुआ था? इब्राहिम खां ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने का आदेश जो दिया था, उसने मना करने पर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा था। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक क्या किया था? ग्वालियर के किले में बंद रखा था। किसे? नागवंशी शासक दुर्जन साल को। ठीक है, इस अभियान से जुड़े व्यक्तियों को पुरस्कृत भी किया गया था तथा इब्राहिम खां को फतह जंग की उपाधि दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया। क्या हुआ? 1627 में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हो गया तथा हीरो को परखने हेतु दुर्जन साल को ग्वालियर के शाही दरबार में बुलाया गया। क्या हुआ? जब वो लोग हीरे को पहचान नहीं पा रहे थे कि असली है कि नकली है, तब उन्होंने क्या किया? दुर्जन साल को ग्वालियर के शाही दरबार में बुला लिया। दुर्जन साल द्वारा हीरे की पहचान कर लेने पर जो जहांगीर थे खुश होकर दुर्जन साल को शाह की उपाधि प्रदान करते हैं। शाह की उपाधि क्या थे? प्रदान किए थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
उसका राज्य वापस कर दिया। क्या हुआ? जहांगीर खुश होकर दुर्जन शाह को पदवी क्या किए थे, दुर्जन साल थे उसे शाह की पदवी से प्रदान कर दिए और मुक्त कर दिया था तथा उसे वापस कर दिया। उसके जो राज्य थे, हथियार था, उसे वापस कर दिया। इसके बदले दुर्जन शाह ने मुगल शासक जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार कर दिया। इसके बदले में क्या किए थे? 6000 रुपये जहांगीर को देना स्वीकार कर दिया था। पलामू का, आप देखते हैं पलामू का चेरो राजवंश, ठीक है, पलामू का चेरो राजवंश 1607 ईस्वी में अबुल फजल, 1607 ईस्वी में अबुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? अफजल खां ने, ठीक है, जहांगीर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अफजल खां ने जहांगीर के आदेश के पलामू के चेरे राजाओं को विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया था। अफजल खां जो थे जहांगीर के आदेश से जहांगीर के आदेश से पलामू के चेरे राजाओं के विरुद्ध, उनके जो पलामू में राजा लोग थे उसके विरुद्ध क्या किया? अभियान चलाए। इसके आक्रमण के समय पलामू का चेरवंशी शासक अनंत राय था। उसके आक्रमण जो हो रहा था उस समय कौन था? पलामू का जो चेरवंश था अनंत राय था। पलामू आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही क्या होता? आक्रमण के 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खां की मृत्यु हो गई तथा यह अभियान भी असफल रहा। पहले क्या होता? पहले वाला भी जो सेनापति था वो भी मर गया। अब क्या हुआ? अबर जो जहांगीर ने नियुक्त किया, अबर जो सेना था सेनापति वो भी मर गया। तो क्या हुआ? जो अफजल खां का जो सपना था वो क्या हुआ? असफल हो गया, ठीक है। 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सबल राय पलामू के शासक बना। क्या हुआ? 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सबल राय ने पलामू का शासन बना, ठीक है। इसने अपने राज्य का विस्तार सड़क आजम पर जीटी रोड पर चौपारण तक कर लिया। क्या किया इन्होंने? सड़क आजम पर चौपारण तक कर लिया था, जीटी रोड को हजारीबाग तक, ठीक है। सबल राय बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को लूट लिया था। क्या किया था? सबल राय जो थे मुगल काफिलों को लूट लिया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसने जहांगीर नजारा हो गया था, मारेंगे नबी। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। क्या हुआ? 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के समय, ठीक है, 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सबल राय पलामू का शासक बना। इसने अपने राज्य के विस्तार सड़क आजम पर चौपारण तक कर लिया, ठीक है। सड़क आजम मतलब जीटी रोड, चौपारण हजारीबाग तक, ठीक है। सबल राय की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को लूटा करता था। सबल राय जो थे बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिलों को लूट लिया करता था। इससे क्या हुआ? जहांगीर नाराज हो गया तथा उसने सबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया। सबल राय थे वो क्या करते थे? बंगाल की ओर जाने वाले मुगल काफिले को, मुगल लोगों को लूटते थे, ठीक है। इससे जहांगीर नाराज हो गया था तथा इसने क्या किया था? सबल राय को बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दे दिया, ठीक है। जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सबल राय को बाघ से लड़ने का आदेश दिया। इस लड़ाई में सबल राय की मृत्यु होगी। जहांगीर क्या करता था? अपने मनोरंजन हेतु क्या किया? सबल राय को पकड़वा के बाघ के सामने लड़ने का आदेश दे दिया। इस लड़ाई में बाघ सबल राय को मार देता है, ठीक है। उसके बाद सबल राय की मृत्यु हो जाती है। सबल राय की मृत्यु का समाचार मिलते ही चेरों के समवर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, जिसका मुगल अधिकारियों ने दमन कर दिया। क्या हुआ? सबल राय की मृत्यु का समाचार मिलते ही चेरों के सीमावर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, जिसका मुगल अधिकारियों ने दमन कर दिया। अब देखते हैं तीसरा है आपका विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण। जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना ने मानभूम के विष्णुपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। क्या हुआ? जहांगीर के शासनकाल में मुगल सेना ने मानभूम के विष्णुपुर पर अधिकार करने में
सफलता प्राप्त की। जहांगीर द्वारा 1607 ईस्वी में अफजल खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां के साथ मिलकर पंचायत के जमींदारी वीर हमीर को पराजित किया था। किससे मिलकर? जो मुगल के सूबेदार इस्लाम खां थे उसके साथ मिलकर पंचायत के जमींदार वीर हमीर को पराजित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खुर्रम किसे कहते हैं? शाहजहां को। खुर्रम का राजमहल आगमन। खुर्रम जहांगीर का पुत्र था। खुर्रम कौन था? जहांगीर का पुत्र था। दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। खुर्रम जो था जहांगीर का पुत्र भी था तथा दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार भी था। खुर्रम ने 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्या किया था? 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था तथा वर्धमान होते हुए राजमहल आ पहुंचा। क्या हुआ? 1622 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा वर्धमान होते हुए राजमहल तक आ पहुंचा। खुर्रम ने राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया। क्या हुआ? खुर्रम जो था राजमहल क्षेत्र में बंगाल के मुक्त सूबेदार इब्राहिम खां को एक लड़ाई में मार दिया तथा राजमहल को क्या किया? अधिकार कर लिया। ठीक है, बाद में मुगल मुगल बादशाह से सुलह होने के पश्चात खुर्रम पुनः दक्षिण भारत लौट गया। ठीक है, चलिए आप देखते हैं शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल कितना है? 1627 से 1658। झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरोवंश, सिंहभूम के सिंहवंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। क्या है? झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवा राजवंश, पलामू के चेरो राजवंश, मानभूम के सिंह और क्षेत्रीय राजवंशों से था। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग छोटा नागपुर खास का नागवंश। जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर दुर्जन साल 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोकरा आया और 1640 ईस्वी तक शासन किया था। क्या हुआ था? जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर दुर्जन साल जो थे 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोकरा आया था। ठीक है, तथा 1640 ईस्वी में दुर्जन साल 1640 ईस्वी तक यहाँ शासन किए थे। अब देखते हैं दुर्जन साल ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी राजधानी कोकरा से दौसा स्थानांतरित कर दी, जो लगभग 100 वर्ष तक नागवंशियों की राजधानी रही। दुर्जन साल जो थे उसने क्या किया था? सुरक्षा की दृष्टि से कोकरा से दौसा स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, राजधानी को, जो लगभग 100 वर्षों तक नागवंशियों की राजधानी रही थी। ठीक है, दुर्जन साल ने दौसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। क्या हुआ था? दुर्जन साल जो थे दौसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया, जिस पर मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव था। क्या था? जिस पर मुगल स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव था। इन भवनों में नवरत्नगढ़ का महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। क्या था? इन भवनों में नवरत्नगढ़ के नामक जो महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस भवन में मुगलों से प्रभावित झरोका दर्शन की व्यवस्था की गई थी। क्या होता? नवरत्न नामक जो गढ़ था, ठीक है, महल जो था, उससे मुगलों के से प्रभावित, मुगलों के महलों में क्या होता था? झरोका दर्शन होता था। ठीक है, तो उसी से प्रभावित होकर झरोका दर्शन की व्यवस्था की गई थी। झरोका दर्शन में बीच बीच में ये महल है तो बीच बीच में क्या होता है? खिड़की छोड़ा जाता था, तो उसी से लोग देखते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं दुर्जन साल की मृत्यु 1640 ईस्वी में। रघुनाथ शाह 1640 से 90 ईस्वी तक नागवंशी शासक रहा। क्या हुआ था? दुर्जन साल की मृत्यु के उपरांत 1640 ईस्वी में रघुनाथ शाह, ठीक है, नागवंशी शासक रहा था। रघुनाथ शाह के शासनकाल में खानदाजा, ठीक है, क्या हुआ? रघुनाथ शाह के शासनकाल में खानजादा मुगल सैन्य अधिकारी ने आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप रघुनाथ शाह ने
मुगल बादशाह को मालगुजारी देना स्वीकार कर ली थी। क्या हुआ था? दुर्जन साल की मृत्यु हो गई थी। उसी समय क्या हुआ? रघुनाथ शाह जो थे वो नागवंशी शासक को संभाल लिए। ठीक है, रघुनाथ शाह के शासनकाल में खानजादा ने आक्रमण किया। क्या किया था? रघुनाथ शाह के शासनकाल में खानजादा आक्रमण किए थे। किसने आक्रमण किया था? खानजादा ने, जिसके परिणाम स्वरूप रघुनाथ शाह ने मुगल बादशाह को मालगुजारी देना तथा संधि कर ली। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पलामू का चेरो वंश, पलामू का चेरो राजवंश। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल के समय, शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक प्रताप राय था। क्या था? शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक कौन था? प्रताप राय। शाहबल राय का उत्तराधिकारी था। प्रताप राय कौन था? शाहबल राय का उत्तराधिकारी था। यह अत्यंत शक्तिशाली एवं समृद्ध शासक था। कौन? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में प्रताप राय जो था अत्यंत शक्तिशाली एवं समृद्ध शासक था। शाहजहां बोल दिए थे, प्रताप राय होगा। ठीक है, 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल खान ने पलामू क्षेत्र की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया। ठीक है, क्या हुआ था? बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल खान ने पलामू क्षेत्र की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया, जिससे देने हेतु प्रताप राय ने लोगों के अधिकाधिक धन वसूलने का प्रयास किया गया है। ठीक है, वहाँ पे मुगलों द्वारा मालगुजारी की राशि को नियंत्रण बढ़ाया जा रहा था। क्या हुआ था? मुगलों द्वारा मालगुजारी की राशि को क्या किया था? निरंतर बढ़ाया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय ने कर देने से मना कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया था तथा पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया। क्या किया? शाहजहां जो थे शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया था तथा पलामू पर अधिकार करने हेतु आदेश दिया था। शाइस्ता खां ने 1641 ईस्वी में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया। क्या किया था? शाइस्ता खां जो थे 1941 में पलामू के चेरो राज्य पर आक्रमण किया तथा प्रताप राय ने इस आक्रमण के बाद शाइस्ता खां से संधि करते हुए 80,000 रुपये देने का पटना में हाजिरी लगाने का स्वीकार कर लिया था। कौन? प्रताप राय। ठीक है, इस आक्रमण के बाद, किस आक्रमण के बाद? जो चेरो राज्य पर आक्रमण हुआ था ना, उसी आक्रमण के बाद शाइस्ता खां को 80,000 रुपये देना और पटना में हाजिरी लगाना स्वीकार कर लिया। 80,000 रुपये प्राप्त करके शाइस्ता खां 1642 ईस्वी में पटना लौट गया। 80,000 रुपये प्राप्त करके जो कौन थे? शाइस्ता खां जो थे 1642 ईस्वी में लौट गए। 1642 ईस्वी में प्रताप राय ने मुंडा शासक की वार्षिक मालगुजारी नहीं दी। प्रताप राय जो थे क्या किए थे? प्रताप राय 1643 ईस्वी में शाहजहां के जो 1643 ईस्वी में शाहजहां ने क्या किया था? इख्तियार खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया था। 1643 ईस्वी में क्या किया था? शाहजहां ने क्या किया था? इख्तियार खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था तथा पलामू के शासक के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया था। ठीक है, इख्तियार खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने के हेतु भेजा। इख्तियार खां जो थे क्या किया था? जबरदस्त, नाम भी देखिए, जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु मुगलों की सेना को पलामू की ओर आता देख प्रताप राय ने संधि हेतु प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में प्रताप राय ने 1,00,000 रुपये व हाथी देने के अतिरिक्त साथ साथ पटना चले जाने की स्वीकृति प्रदान की। क्या हुआ था? इख्तियार खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, तो पलामू परंतु मुगलों की सेना को पलामू की ओर आते देख प्रताप राय क्या किया? वो संधि का प्रस्ताव भेज दिया। ठीक है, इस प्रस्ताव में प्रताप राय ने क्या लिखा था? 1,00,000 रुपये व एक हाथी देने के साथ साथ पटना चले जाने की स्वीकृति भी प्रदान की थी। ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिए। इख्तियार खां की सिफारिश 1644 ईस्वी में शाहजहां ने प्रताप राय को 1,000 मनसब
प्रदान किया तथा पलामू को उसी के अधिकार क्षेत्र में देते हुए 1 करोड़ रुपये की सालाना मालगुजारी तय कर दी। क्या हुआ? इत्तेहाद खां की सिफारिश पर 1644 ईस्वी में शाहजहां ने प्रताप राय को 1000 मनसब प्रदान किया तथा पलामू को उसी के अधिकार में देते हुए क्या कहा? 1 करोड़ रुपये सालाना मालगुजारी देने के। प्रताप राय को कितना सालाना मालगुजारी देना पड़ा? 1 करोड़ रुपये। ठीक है। पलामू पर आक्रमण, उस समय 1 करोड़ कितना होता होगा? अभी का 1 करोड़ देखिए बहुत अंतर होता है। पलामू पर आक्रमण कर प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को 2000 मनसब नियुक्त किया था। क्या किया था? पलामू पर आक्रमण कर प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले कौन थे? जबरदस्त खां को। ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले कौन थे? जबरदस्त खां को। उसको क्या किया गया? 2000 मनसब नियुक्त किया गया था। ठीक है। प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर कुछ समय तक भूपाल राय, तो उसके बाद मेदिनी राय का शासन रहा। ठीक है। प्रताप राय की मृत्यु जब होगी तो कुछ समय के बाद पलामू पर भूपाल राय का शासन रहा, उसके बाद मेदिनी राय का शासन रहा। ठीक है। पुराना किला का निर्माण प्रताप राय ने कराया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। पुराना किला का निर्माण प्रताप राय ने कराया था अपने शासनकाल में। ठीक है। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर नया किला का निर्माण किया। प्रताप और पास से पुराना। ठीक है। प्रताप राय ने पुराना किला का निर्माण किया, बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर आकर नया किला का निर्माण किया था। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सिंहभूम का सिंह वंश। शाहजहां के समय सिंह वंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे। क्या हुआ था? शाहजहां के समय सिंह वंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे। ठीक है। अन्य क्षेत्रीय राजवंश को भी देख लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल में पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपनी राजधानी परिवर्तित कर लिया था। कौन? वीर नारायण सिंह। देखिए वीर नारायण सिंह नाम है लेकिन कोई काम नहीं, तो वही वीर नारायण सिंह जो थे मुगलों से पराजित होकर अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। ठीक है। 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल थी। 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी कहाँ थी? राजमहल। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी कहाँ थी? तो आपका आंसर राजमहल होगा। यहाँ पर मुगलों का टकसाल भी था। कहाँ पे? राजमहल में मुगलों का टकसाल भी था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तन करके ढाका कर दिया गया। क्या हुआ था? औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ था? बंगाल की राजधानी जो थी राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया गया। ठीक है। इसको भी याद कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं शाह शुजा। शाह शुजा शाहजहां का पुत्र था। यह बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर भी था। इसने भी राजमहल को अपनी राजधानी बनाया। शाह शुजा शाहजहां का पुत्र था, बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था। इसने भी राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। औरंगजेब को देखते हैं। 1658 से 1707। औरंगजेब का शासनकाल कितना? 1658 से 1707 ईस्वी। झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरोवंश, सिंहभूम के सिंहवंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। क्या है? औरंगजेब के शासनकाल में क्या है? झारखंड के संदर्भ में औरंगजेब के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरोवंश, सिंहभूम के सिंहवंश, अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से था। ठीक है। छोटा नागपुर खास नागवंश, उसको भी देखते हैं। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह 1640 से 90 ईस्वी और राम शाह 1690 से 1715 ईस्वी औरंगजेब के समकालीन थे। कौन कौन? नागवंशी शासक रघुनाथ शाह जो थे, नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश समय तक कोकरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश समय तक कोकरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। ठीक है। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ था। रघुनाथ शाह का धर्मगुरु कौन था? रघुनाथ शाह का धर्मगुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रघुनाथ शाह अत्यंत धार्मिक, प्रवृत्ति व
स्वभाव का था। रघुनाथ शाह से आपको याद करने के लिए राम भगवान को याद कर लीजिएगा, वो दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो रघुनाथ भी बोलते थे उसे तो उसी तरीके से यहाँ नाम है रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह क्या था? अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति और दानी स्वभाव का था। ठीक है, रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर, कहाँ पे? रांची बड़ैया में, ठीक है, का निर्माण किया था। कहाँ पे? लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण भी कराया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा राम सीता मंदिर कहाँ पे है? तो चुटिया नामक स्थान पर है, रांची में। ठीक है, चलिए इसका निर्माण हरिनाथ ब्रह्मचारी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर केवल एक ही बार मुगल आक्रमण हुआ है। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर केवल एक ही बार आक्रमण हुआ है, जिससे रघुनाथ शाह को अधिक क्षति नहीं हुई थी। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय ने रघुनाथ सिंह की राजधानी दोयसा पर आक्रमण कर व्यापक लूटपाट किया। क्या किया? व्यापक लूटपाट किए थे। औरंगजेब के शासनकाल में पलामू के जो चेरो वंशी थे और मेदिनी राय के रघुनाथ शाह की राजधानी दोयसा पर आक्रमण करके लूटपाट किए थे। ठीक है, इस लूटपाट में मेदिनी राय को पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त हुआ। ठीक है, मेदिनी राय को क्या प्राप्त हुआ? लूटपाट में पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त हुआ। मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण किया। इसमें दोयसा से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगवाया। दोयसा से वो फाटक लाया था पत्थर का। इस फाटक को नागपुरी दरवाज़ा कहा जाता है। पत्थर का जो मतलब गेट था उसे नागपुरी दरवाज़ा कहा जाता। ठीक है, कौन लाए थे? मेदिनी राय ने। रघुनाथ शाह के समय, रघुनाथ शाह के बाद राम शाह नागवंश का शासक बना। रघुनाथ शाह के बाद कौन थे? राम शाह नागवंश का शासक बना, जिसका मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध भी था। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। 1692 ईस्वी में राम शाह ने औरंगजेब को 9,705 रुपये मालगुजारी के रूप में प्रदान किए। 1692 ईस्वी में राम शाह ने औरंगजेब को 9,705 रुपये मालगुजारी के रूप में प्रदान किया। ठीक है, राम शाह ने पलामू, रीवा, सिंहभूम राज्यों पर आक्रमण किया। इसे रीवा व सिंहभूम के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था। क्या किया था? 1692 ईस्वी में राम शाह ने औरंगजेब को 9,705 रुपये मालगुजारी के रूप में प्रदान किया था। ठीक है, राम शाह ने औरंगजेब को, राम शाह ने पलामू, रीवा एवं सिंहभूम राज्यों पर आक्रमण किया। राम शाह जो थे पलामू, रीवा एवं सिंहभूम राज्यों पर आक्रमण किया था। इसने रीवा व सिंहभूम के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे राम शाह। ठीक है, राम शाह ने अपने पुत्र एनी शाह का विवाह रीवा नरेश की पुत्री से किया। राम शाह जो थे अपने पुत्री एनी शाह का विवाह किसके साथ किए थे? रीवा नरेश की पुत्री से। ठीक है, चलिए, तथा अपने 2 बहनों का विवाह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के साथ किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पलामू का चेरो राज। ठीक है, पलामू का चेरो वंश। औरंगजेब के शासनकाल के प्रारंभिक काल में पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय का शासन था। क्या था? औरंगजेब के जो शासन में उसका प्रारंभिक काल जो था उसमें पलामू में चेरो राजा मेदिनी राय का शासन था। मेदिनी राय 1658 से 74। मेदिनी राय ने सर्वाधिक शक्तिशाली चेरोवंशी शासक था। मेदिनी राय जो थे सर्वाधिक शक्तिशाली चेरोवंशी शासक थे। ठीक है, मेदिनी राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा उसने कर देने से मना कर दिया था। उसके साथ ही वह सीमावर्ती मुगल राज्यों पर आक्रमण व लूटपाट भी करता था। क्या किया था? मेदिनी राय जो थे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिए तथा उन्हें टैक्स देने से मना कर दिए थे। ठीक है, उन्हें कर देने से मना कर दिए थे। साथ ही साथ वह क्या करते? सीमावर्ती मुगलों को आक्रमण करते थे, मुगलों के ऊपर, और लूटपाट भी किया करते थे। कौन? मेदिनी राय। औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां को 1660 ईस्वी में क्या किया था? पलामू पर आक्रमण करके वह मेदिनी राय से कर वसूलने हेतु भेजा। क्या किया था?
औरंगजेब ने अपने सूबेदार दाऊद खां को 1660 ईस्वी में पलामू पर आक्रमण करने व मेदिनी राय से कर वसूलने हेतु भेजा। 23 अप्रैल 1660 को दाऊद खां पटना से चला गया। क्या हुआ था? 23 अप्रैल को 1660 ईस्वी में दाऊद खां जो थे पटना से चला गया तथा सबसे पहले दाऊद खां 5 मई 1660 ईस्वी को कोठी के किले तथा इसके बाद 3 जून 1660 को कुंडा के किले पर अधिकार कर लिया। क्या किया था? 23 अप्रैल 1660 को दाऊद खां पटना से चला। ठीक है, कब? 23 अप्रैल 1660 को दाऊद खां जो थे पटना से चले थे। सबसे पहले दाऊद खां ने 5 मई 1660 को कोठी के किले तथा 3 जून 1660 को कुंडा के किले पर अधिकार किया था। ठीक है, 5 मई 1660 में कोठी के किले को तथा 3 जून 1660 में कुंडा के किले पर अधिकार किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुंडा के शासक कौन थे? चुन राय ने पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। क्या हुआ था? कुंडा के जो शासक थे चुन राय, वे पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए थे। ठीक है, इससे नाराज होकर मेदिनी राय ने के कहने पर सुरवर राय कौन था? चुन राय के भाई। ठीक है, उसने चुन राय की हत्या कर दी मेदिनी राय के कहने पर। देखिए यहाँ पर देखिए पहले क्या होता था, इसी तरीके से होता था। 25 अक्टूबर 1660 को दाऊद खां चेरो राज्य की राजधानी को आक्रमण करने हेतु बढ़ा। कब? 25 अक्टूबर 1660 को दाऊद खां चेरो राज्य की राजधानी की ओर आक्रमण करने हेतु बढ़ा तथा 3 नवंबर 1660 को तरहसी पहुंचा। मेदिनी राय ने अपने मंत्री सूरज सिंह के माध्यम से तरहसी पहुंचे दाऊद खां की संधि का प्रस्ताव भी भेजा। क्या किया था? 25 अक्टूबर 1660 ईस्वी में दाऊद खां चेरो राज्य की राजधानी की ओर आक्रमण करने हेतु बढ़ा था। ठीक है, 3 नवंबर 1660 को तरहसी पहुंचा। कब? 3 नवंबर 1660 को मेदिनी राय ने अपने मंत्री सूरज सिंह के माध्यम से तरहसी पहुंचे दाऊद खां को संधि हेतु प्रस्ताव भी भेज दिया था। ठीक है, दाऊद खां ने संधि के इस प्रस्ताव को सूचना जो थी औरंगजेब को भेजी तथा बादशाह का उत्तर आने तक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। क्या हुआ? दाऊद खां जो थे उसे संधि का प्रस्ताव जब मिला तो उसने क्या किया? औरंगजेब को संधि का प्रस्ताव भेज दिए। बादशाह का उत्तर आने तक युद्ध विराम की घोषणा भी कर दिया। ठीक है, इसी बीच पलामू के राजा के कुछ लोग थे जो मुगलों को एक काफिले को लूट लिया। ठीक है, इससे नाराज होकर दाऊद खां पलामू पर आक्रमण करने हेतु राजधानी तक आ पहुंचा। मेदिनी राय युद्ध की तैयारी में लगा। इसी दौरान औरंगजेब ने मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करने एक निश्चित दर से कर देने हेतु प्रस्ताव भेजा। इसे स्वीकार करने पर मेदिनी राय को उसके पद पर बने रहने का प्रस्ताव भी था। ठीक है, क्या किया था? औरंगजेब जो था मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहा था। ठीक है, तथा वो क्या किया? निश्चित दर कर देने के लिए बोलता था तथा स्वीकार करने पर मेदिनी राय को जो पद था राजा का उसी पर बैठने के लिए उसका प्रस्ताव भी था। मेदिनी राय ने औरंगजेब का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, औरंगा नदी के तट पर स्थित नए किले, ठीक है, औरंगा नदी के तट पर स्थित नए किले के समीप मुगलों की सेना तथा मेदिनी राय के बीच युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, तथा मुगलों की सेना भारी पड़ी तथा मेदिनी राय की ओर कमजोर पड़ने लगा। मेदिनी राय ने किले की कीमती सामान देकर महिलाओं व बच्चों को जंगल भेज दिया था तथा स्वयं नए किले में ही रुक गया। क्या किया? मेदिनी राय जो थे कीमती सामान देकर महिलाओं व बच्चों को जंगल में भेज दिया था तथा स्वयं नए किले में ही रुक गए। मुगल सेना द्वारा नए किले पर आक्रमण करने के बाद मेदिनी राय भी जंगल की ओर भाग गया। बाद में मेदिनी राय ने सरगुजा में शरण भी ली थी। ठीक है, इस प्रकार पुराने व नए सहित चेरो राज्य पर मुगलों का अधिकार रह गया। इस प्रकार क्या हुआ? पुराने व नए किले सहित चेरो राज्य पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद साहसी चेरो ने पुनः देवगन के किले के आसपास मुगलों से युद्ध किया, परंतु दाऊद खां के एक सेनापति शेख सफी ने उन्हें पराजित कर इस किले पर भी कब्जा कर लिया। क्या हुआ? कुछ समय के बाद साहसी चेरो ने फिर से देवगन के किले के पास मुगलों से युद्ध किया, परंतु दाऊद खां के
एक सेनापति शेख सफ़ी ने उन्हें पराजित कर इस किले पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, दाऊद खान ने पलामू पर विजय प्राप्त करने के लिए दाऊद खान ने पलामू पर विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने मनकली खां को यहाँ पर फौजदार नियुक्त कर दिया तथा स्वयं पटना लौट गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दाऊद खान ने पलामू विजय स्मृति में पलामू किला में एक मस्जिद का भी निर्माण कराया था। क्या किया था? दाऊद खान जो थे पलामू विजय स्मृति में पलामू किला में एक मस्जिद का भी निर्माण कराया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दाऊद खां पटना लौटते समय पलामू किले द्वारा दाऊद खां जब लौट रहा था उस समय पलामू किले का सिंह द्वार अपने साथ ले गया। दाऊद खां पटना लौटते समय पलामू किले का सिंह द्वार अपने साथ ले गया तथा उसने दाऊद नगर की गढ़ी में लगवा दिया। क्या क्या? जो दाऊद खां पटना लौट रहे थे उस समय पलामू का किले का जो सिंह द्वार था उसे साथ में ले लिया और दाऊद खां की अपनी गढ़ी थी वहाँ पे लगवा दिया। इस अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये की मोतियों की माला दी तथा औरंगाबाद स्थित अमछा मनोस व गोह नामक स्थान उसके अधीन कर लिया। ठीक है, उसके अधीन क्या किया था? कर दिया था। 22 अगस्त 1666 को पलामू को बिहार के सूबेदार के अधीन करते हुए मनकली खां को स्थानांतरित कर दिया। क्या किया था? 22 अगस्त 1666 को पलामू को बिहार के सूबेदार के नियुक्त करते हुए मनकली खां को स्थानांतरित कर दिया। मनकली खां के जाने के बाद मेदिनी राय सरगुजा से पुनः पलामू लौट गया तथा अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय ने अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण नीति के द्वारा शीघ्र ही पलामू राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर दिया। मेदिनी राय को न्यासी राजा भी कहा जाता है। मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती तथा मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या? मेदिनी राय के जो शासन था वो न्यासी राजा की संज्ञा भी दी जाती तथा चेरो शासन का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ईमानदारी से काम करता था। चलिए आगे देखते हैं। 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु होगी। 1674 ईस्वी में क्या हुआ? मेदिनी राय की मृत्यु होगी। ठीक है, जिसके बाद पलामू पर क्रमशः रुद्र राय, दिक्पाल राय एवं साहेब राय का शासन रहा। क्या हुआ? 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पलामू पर पुनः रुद्र राय 1674 से 80 ईस्वी में दिक्पाल राय और 1680 से 97 ईस्वी में एवं साहेब राय 1697 से 1716 ईस्वी तक शासन रहा। ठीक है, अब देख लेते अन्य क्षेत्रीय राजवंश। औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग क्षेत्र के 5 प्रमुख राज्य रामगढ़, कुंडा, छय, कैंदी व खड़गडिहा थे। कौन कौन थे? रामगढ़, कुंडा, छय, कैंदी व खड़गडिहा थे। ठीक है, इसमें रामगढ़ सर्वाधिक प्रमुख था। रामगढ़ क्या था? सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस समय व इसके बाद 1667 से 1724 ईस्वी तक रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1670 ईस्वी में दलेल सिंह ने अपनी राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि बादम क्या था? मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग के बीच में स्थित था। ठीक है, दलेल सिंह ने चास के शासक मगर खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। क्या किया था? दलेल सिंह ने चास के शासक मगर खां को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में खड़गडिहा अवस्थित था। ठीक है, रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में खड़गडिहा अवस्थित था तथा हमेशा औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के एक अधिकारी राम सिंह ने की। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने राम सिंह को मराठों पिंडारियों से सुरक्षा हेतु बाबा लतार, पिम्भूरी, बरवाडी
व नाग दर्रा की जिम्मेदारी पर, ऐसा ऐसा नाम है ना, ये थोड़ा बोलने में भी कठिन हो रहा है। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के एक अधिकारी राम सिंह ने की थी। ठीक है, 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने राम सिंह को मराठों पिंडारियों से सुरक्षा हेतु बबलता, भीमपुरी, बरवाडी व नागदर्रा की जिम्मेदारी प्रदान की। केंद्रीय राज्य वर्तमान चतरा जिले में स्थित है। केंद्रीय राज्य वर्तमान चतरा जिले में स्थित तथा जिसे पूर्व में 6 राज्य अवस्थित था। औरंगजेब द्वारा बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित करने के बाद 1695 से 96 में मिदनापुर को शोभा सिंह व उड़ीसा के अफगान रहीम खान ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की तथा इस पर कब्जा कर लिया। 1697 ईस्वी में जबरदस्त खान ने इसे पुनः मुक्त करा दिया था। ठीक है, मराठा के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया। झारखंड धनबाद एक ऐसा क्षेत्र था जहां मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बचा रहा था। धनबाद क्या था? मुस्लिम आक्रमणों से बचा था। अन्य तथ्य है, कुछ पाल शासकों के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म के ब्रजांश शाखा का विस्तार हुआ था। उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में स्वयं झारखंड का राजा घोषित किया था। गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा मुस्लिम राजाओं की छावनियों में स्थापित की गई थी। ठीक है, इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में झारखंड गुलाम वंश के प्रभाव से मुक्त रहा था। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड के शक्तिशाली नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। ठीक है, कोकरा के नागवंशी शासकों को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार एक खा आलम हीरो की खान का मालिक से संबोधित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा एमसीक्यू है, एमसीक्यू साथ में करवा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग 106 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन करने से क्या होगा, थ्योरी पढ़ रही है तो आपका एमसीक्यू भी आराम से बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ए है आपका रजरप्पा, बी है आपका हापा मुनिगांव, सी आपका सतगावा, डी है आपका इटखोरी। आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। महामाया मंदिर कहाँ है? हापा मुनि गांव में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? पूर्व मध्यकाल से, बी है आपका उत्तर मध्यकाल से, सी है आपका प्राचीन काल से, डी है आपका आधुनिक काल से। तो दूसरा को जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? महामाया मंदिर का संबंध पूर्व मध्यकाल से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापा मुनिगांव राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ए आपका रांची, बी है आपका रामगढ़, सी है आपका चतरा, डी है आपका गुमला। तो तीसरा का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? गुमला। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापा मुनि गांव जो है गांव किस राज्य के जिले में स्थित है? गुमला जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये तो पढ़े हैं आप लोग, बताइए। ए है आपका सहबल राय, बी है आपका गजघंट राय, सी है आपका प्रताप राय, डी है आपका मेदिनी राय। तो 4 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? गजघंट राय। ठीक है, हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण गजघंट राय ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था कब? ए है आपका 708 ईस्वी में, बी है आपका 808 ईस्वी में, सी आपका 908 ईस्वी में, डी है आपका 1008 ईस्वी में। ठीक है, हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किस ईस्वी में करवाया था? तो 5 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 908 ईस्वी में महामाया मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया? महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? यह आपका पाल वंश, बी आपका नागवंश, सी आपका सिंह वंश, डी आपका मानवंश। तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागवंश। ठीक है, महामाया मंदिर का निर्माण नागवंश के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर में निम्न में से किसके हाथों विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? यह आपको बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। ये आपका हरिनाथ करण, बी आपका सियानाथ देव, सी आपका महंत नाथ देव, डी आपका देवनाथ कर्ण। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? सियानाथ देव। ठीक है, हापा मुनि गांव में महामाया मंदिर में किसके हाथों? सियानाथ देव के हाथों विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था? ये भी बताए थे आपका हरिनाथ, बी आपका सियानाथ, सी आपका महंत नाथ, डी आपका देवनाथ। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? हरिनाथ। ठीक है, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? यह आपका सियानाथ, बी आपका शीतलनाथ, सी आपका आदिनाथ, डी आपका हरिनाथ। तो 9 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हरिनाथ। ठीक है, गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? हरिनाथ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? ए आपका रामगढ़, बी आपका गुमला, सी आपका हजारीबाग, डी आपका पलामू। 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिले में टांगीनाथ मंदिर का अवस्थित है, टांगीनाथ मंदिर। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? ए आपका प्राचीन काल में, बी आपका पूर्व मध्यकाल में, सी आपका उत्तर मध्यकाल में, डी आपका आधुनिक काल में। 11 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? पूर्व मध्यकाल में टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ए आपका इटखोरी, बी आपका तिलैया, सी आपका गढ़वा, डी आपका रजरप्पा। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ मंदिर कहाँ है? 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजरप्पा। रजरप्पा कहाँ पे? रामगढ़ में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13, रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? ए आपका हजारीबाग, बी आपका कोडरमा, सी आपका रामगढ़, डी आपका धनबाद। तो 13 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। ठीक है, रजरप्पा किस राज्य में है? रामगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, पहले रामगढ़ हजारीबाग में था, लेकिन 12 सितंबर 2007 को अलग हुआ था। ठीक है, तो रामगढ़ राज्य बन गया। रामगढ़ जिला, राज्य बोल रहे जिला। रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल में से है? ये आपका प्राचीन काल, बी आपका पूर्व मध्यकाल, सी आपका उत्तर मध्यकाल, डी आपका आधुनिक काल। तो 14 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल ही पढ़े तो पूर्व मध्यकाल ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ए आपका सतगावा पहाड़, बी आपका इटखोरी, सी आपका बेनीसागर, डी आपका मोहदी पहाड़। महेंद्र पाल का जो शिलालेख से प्राप्त हुए थे पाल शासक, वो कहाँ पे है? 15 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इटखोरी। ठीक है, इटखोरी से प्राप्त हुए। झारखंड के पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख इटखोरी से प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया? माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया? ए आपका रजरप्पा, बी आपका चैनपुर, सी आपका पटमदा, डी आपका इटखोरी। 16 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, इटखोरी। माँ भद्रकाली कहाँ पे? इटखोरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासनकाल में किया गया? ए आपका पाल काल, बी आपका मौर्य काल, सी आपका गुप्त काल, डी आपका शुंग काल। इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस शासनकाल में किया गया है? चलिए देखते हैं। 17 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर है पाल। ठीक है, इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण पाल के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया?
बख्तियार खिलजी झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किए? ए आपका मिर्ज़ापुर, बी आपका पाटलिपुत्र, सी आपका नदिया, डी आपका रायपुर। ठीक है, 18 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? नदिया पर किया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी जो बताए थे नदिया पर किया था। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, जो बताया वह सब क्वेश्चन बना हुआ है। बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया? ए आपका 11वीं सदी, बी आपका 12वीं सदी, सी आपका 13वीं, डी आपका 14वीं। तो 19 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था। ठीक है, 13वीं सदी में, इसको याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बख्तियार खिलजी के नदिया आक्रमण के समय बंगाल के सेन वंश का कौन सा शासक शासन में था? क्या हुआ था? बख्तियार खिलजी ने के नदिया आक्रमण के समय बंगाल के सेन वंश का कौन सा शासक था? ठीक है, ये आपका धर्मेंद्र सेन, बी आपका लक्ष्मण सेन, सी आपका विपुल सेन, डी आपका भरत सेन। ठीक है, तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण सेन। ठीक है, क्या हुआ? बख्तियार खिलजी नदिया पर आक्रमण के समय बंगाल का सेन वंश का लक्ष्मण सेन था। ठीक है, शासक। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 21 चलिए देखते हैं। गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपका गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थी। बी आपका इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा। और सी आपका गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो 21 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। क्या है? गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थी। ठीक है, इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल इनके प्रभाव में झारखंड मुक्त रहा था। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड के नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ पर नागवंश के एक शक्तिशाली राजा था, राजा का शासन था। वह राजा कौन था? विराटकर्ण, बी आपका हरिकर्ण, सी आपका भीमकर्ण, डी आपका अर्जुनकर्ण। तो 22 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हरिकर्ण। ठीक है, हरिकर्ण प्रभावशाली राजा था। चलिए आगे देखते हैं। 23, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा? ए आपका सैफुद्दीन, बी आपका शहबाद खां, सी आपका छज्जू मलिक, डी आपका मलिक बया। अलाउद्दीन खिलजी जो था छज्जू मलिक को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छज्जू मलिक। ठीक है, आपको ऐसे ही पकड़ लेना चाहिए था ऑप्शन से। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया? 1215 ईस्वी में, बी आपका 1310 ईस्वी में, सी आपका 1395 ईस्वी में, डी आपका 1420 ईस्वी में। ठीक है, तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1310 ईस्वी में क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो छज्जू मलिक थे झारखंड में विजय प्राप्त करने हेतु आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? ठीक है, ए आपका मलिक काफूर, बी आपका मलिक छज्जू, सी आपका मलिक बयार, सी डी आपका इनमें से कोई नहीं। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति, ठीक है, दक्षिण भारत के विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? मलिक काफूर, मलिक छज्जू, मलिक बया, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक काफूर। ठीक है, ये क्या था? झारखंड से गुजरा था दक्षिण विजय के समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली?
किस राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी? ए आपका फनी मुकुट राय, बी है आपका बेनुकर्ण, सी है आपका उपरोक्त दोनों, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेनुकर्ण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने छजुद्दीन अजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया। बी है आपका तुगलक काल के सिपा सलार मालिक बया ने हजारीबाग के चाय चंपा किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया। सी आपका उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, डी आपका दोनों कथन असत्य है। तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त में से दोनों कथन सत्य है। क्या क्या सत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक ने छजुद्दीन अजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। बी है आपका तुगलक काल के सिपा सलार मलिक बया ने हजारीबाग के चाय चंपा किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। ठीक है, दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासक कौन था? तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन कौन था में था? ए है आपका प्रतापकर्ण, बी आपका हरिकर्ण, सी आपका देवकर्ण, डी आपका भीमकर्ण। तो 28 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? हरिकर्ण। ठीक है, तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में हरिकर्ण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमशी-उद-दीन शाह से हजारीबाग के खालिस्तान क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली। ए आपका बेनीसागर, बी आपका बड़कागांव, सी आपका सतगावा, डी आपका रामगढ़। तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतगावा। ठीक है, सतगावा को फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमशी-उद-दीन शाह से हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? लोधी वंश के शासन के दौरान इसमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? ए आपका प्रतापकर्ण, बी आपका हरिकर्ण, सी आपका विराटकर्ण, डी आपका छत्रकर्ण। तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिकर्ण। ठीक है, लोधी वंश के शासन के दौरान हरिकर्ण जो था झारखंड पर शासन नहीं किया था, बाकी प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण ये सब शासन किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? ए आपका वानपति वंश, बी आपका गजपति वंश, सी आपका रामापति वंश, डी आपका महापति वंश। तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, गजपति वंश। ठीक है, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड पर आक्रमण किया था? गजपति वंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के बड़े भूभाग पर आक्रमण किया था? उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया था तथा उस पर अधिकार किया? ए आपका नरसिंहदेव, बी आपका राज राजेंद्र, सी आपका कपिलेंद्र, डी आपका जयदेव। तो 32 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या? कपिलेंद्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33, किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? ठीक है, यह आपका लोधी वंश, बी आपका तुगलक वंश, सी आपका गुलाम वंश, डी आपका खिलजी वंश। तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव में झारखंड लगभग मुक्त था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? ए आपका प्रतापकर्ण, बी आपका विराटकर्ण, सी आपका छत्रकर्ण, डी आपका उपरोक्त तीनों। 34 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? उपरोक्त तीनों, प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण ये थे लोधी वंश के समकालीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 1994 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भाई से जैनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली?
1994 से सिकंदर लोदी के भय से जैनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? ए आपका पलामू, बी आपका हजारीबाग, सी आपका साहिबगंज, डी आपका रांची। तो 35 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ? साहिबगंज में। ठीक है, 1994 से सिकंदर लोदी के भय से जैनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहिबगंज क्षेत्र में शरण ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जैनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोदी के भय से झारखंड के साहिबगंज में शरण ली थी? ए आपका हुसैन शाह सरकी, बी आपका इब्राहिम सरकी, सी आपका अब्दुल्ला सरकी, डी आपका सलीम सरकी। तो 36 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? हुसैन शाह सरकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? ये आपका फिरोज शाह तुगलक, बी आपका मोहम्मद बिन तुगलक, सी आपका आदिल शाह द्वितीय, डी आपका शेर शाह सूरी। ठीक है, झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 37 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग करके बंगाल अभियान में किया था? शेर शाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? ए आपका राजमहल क्षेत्र, बी आपका सिहू क्षेत्र, सी आपका छोटा नागपुर क्षेत्र, डी आपका पलामू क्षेत्र। तो 38 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राजमहल क्षेत्र को शेर शाह ने झारखंड क्षेत्र के बंगाल अभियान में प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, शेर शाह के सेनापति खवास खां ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त की थी? यह मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। बी ए आपका फनी मुकुट राय, बी आपका महारथ चेरो, सी आपका मदन राय, डी आपका विक्रम कर्ण। ठीक है, तो 39 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, महारथ चेरो को ये पराजित किए थे। ठीक है, 39 का बी आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महारथ चेरो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य? ये आपका शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई। शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों के प्रचलन में तेजी आई। बी आपका शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया। सी आपका झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। डी आपका उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। तो 40 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। देखिए क्या क्या था? शेरशाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेजी आया था। शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया था, ये भी सही है। झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 41 के दौरान हुमायूं झारखंड के किस स्थान तक आया था? ए आपका भुरकुंडा, बी आपका सतगावा, सी आपका पटमदा, डी आपका चक्रधरपुर। तो 41 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भुरकुंडा। ठीक है, मुगल अफगान संघर्ष के दौरान हुमायूं जो भुरकुंडा, झारखंड का भुरकुंडा नामक स्थान तक आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जुनैद करानी व मुगलों के बीच झारखंड में रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में है। ए आपका हजारीबाग, बी आपका रांची, सी आपका रामगढ़, डी आपका धनबाद। तो 42 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। रामपुर को ही रामगढ़ कहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण था इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, बी आपका साम्राज्य का विस्तार करना, सी आपका इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना, डी आपका उपरोक्त सभी। तो 43 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इस क्षेत्र का आर्थिक समृद्धि के कारण भी और साम्राज्य विस्तार भी करना चाहता, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग भी करना चाहता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा?
ए है इब्राहिम अली, बी आपका सेनापति मलिक, सी आपका छज्जू मलिक, डी आपका शहबाज खां। तो 44 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, शहबाज खां को। ठीक है, अकबर शहबाज खां को झारखंड क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। ठीक है, अकबर ने 1585 में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? यह आपका एनिसा, बी आपका दुर्जन शाह, सी आपका यदु शाह, डी आपका मधुकरण शाह। तो 45 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, मधुकरण शाह के। ठीक है, अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? ए आपका अकबर, बी आपका शाहजहां, सी आपका जहांगीर, डी आपका औरंगजेब। तो 46 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या? अकबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? ए आपका रामसी, बी आपका मानसी, सी आपका दलेर सिंह, डी आपका श्याम सिंह। ठीक है, तो 47 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है आपका? मानसी। ठीक है, 1589 ईस्वी में अकबर ने मानसी को बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने हेतु विवश किया था? ठीक है, ए आपका प्रताप राय, बी आपका मेदिनी राय, सी आपका भागवत राय, डी आपका उदय राय। ठीक है, तो 48 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है आपका? भागवत राय। ठीक है, भागवत राय 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने भागवत राय से पलामू के भागवत राय चेरो राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? यह आपका संथाल परगना, बी आपका राजमहल, सी आपका पलामू, डी आपका हजारीबाग। ठीक है, तो 49 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? राजमहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन 56 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह निम्न में से झारखंड किस स्थान से गुजरा? ठीक है, 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह ने निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा थे? ए आपका साहिबगंज, बी आपका रामगढ़, सी आपका सिंहभूम और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम से। ठीक है, सिंहभूम से उड़ीसा जाते समय सिंहभूम से गुजरे थे। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने हेतु विवश किया था? यह आपका दलेर सिंह, बी आपका रंजीत सिंह, सी आपका प्रताप सिंह, डी आपका राम सिंह। ठीक है, तो 51 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 51 का रंजीत सिंह होगा। ठीक है, वो 1592 में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के रंजीत सिंह को मुगलों के अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किस मुगलकालीन सूबेदार ने पारकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया? किस मुगलकालीन सूबेदार ने पालकोट व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? ए आपका मानसी, बी आपका जफर खां, सी आपका शहबाज खां, डी आपका इस्लाम खां। तो 52 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? मानसिंह। ठीक है, मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 53, 1590 से 91 में आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र को परा व तेलकुपी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया? ए आपका इस्लाम खां, बी आपका रामसी, सी आपका मानसी और डी आपका
शहबाज खां। तो 53 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मानसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र में मालगुजारी थी कितना? 50,000 500 रुपये, बिहार का 25,500 रुपये, सी आपका 15,500, डी आपका 5,500। ठीक है, तो 54 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? 15,500 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खा अलामा से संबोधित किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए आलमा से संबोधित किया गया है। इस शब्द का अर्थ क्या है? ये आपका वनों का मालिक, बी आपका कोयले के खान का मालिक, सी आपका पहाड़ियों का मालिक, डी आपका हीरे के खान का मालिक। ठीक है, तो 55 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हीरे के खान का मालिक। ठीक है, क्या? कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए खा आलमा से संबोधित किया। यह शब्द हीरे के खान का मालिक के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ होता है। ठीक है, चलिए 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया है? किस नदी के द्वारा झारखंड में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया? ए आपका अकबरनामा, बी आपका बाबरनामा, सी आपका आईने अकबरी, डी आपका तुजुक-ए जहांगीरी। तो 56 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या आपका? तुजुक-ए जहांगीरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक-ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोटा विजय हेतु भेजा? ठीक है, ए आपका 1615, बी आपका 1593, सी आपका 1612, डी आपका 1622। तो 57 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? 1615 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? ए आपका मेदिनी राय, बी आपका अनंत राय, सी आपका प्रताप राय, डी आपका विनोद राय। 58 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कौन? अनंत राय। ठीक है, चेरो राजा जहांगीर के समकालीन अनंत राय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 59, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से झारखंड का राज्यपाल था? कौन? मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? ए आपका शाइस्ता खां, बी आपका बख्तियार खां, सी आपका दाऊद खां, डी आपका इब्राहिम खां। 59 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? राय, बी आपका कर्ण, सी आपका शाह, डी आपका सिंह। ठीक है, आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? सी, क्या? शाह। दुर्जन साल जो था उस शाह के उपाधि मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद किया था? ए आपका 8 वर्ष, बी आपका 10 वर्ष, सी आपका 12 वर्ष, डी आपका 14 वर्ष। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। ठीक है, 61 का क्वेश्चन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था? हीरो का पारखी था मतलब परखने वाले। ए आपका एनिसा, बी आपका रघुनाथ शाह, सी आपका मधुकरण शाह, डी आपका दुर्जन साल। तो आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल जो था हीरो का पारखी था, मतलब हीरो को परखने वाला। क्वेश्चन नंबर 63, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था तथा उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया? ए आपका शाइस्ता खां, बी आपका इस्लाम खां, सी है आपका इब्राहिम खां, डी आपका जफर खां। ठीक है, तो 63 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? जफर खां। ठीक है, जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को
बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फतेह जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? ए आपका इब्राहिम खां, बी आपका बख्तियार खां, सी आपका शाइस्ता खां, डी आपका जफर खां। ठीक है, 64 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खां को। ठीक है, इब्राहिम खां को फतेह जंग की उपाधि प्रदान की गई थी। 65, एक घटनाक्रम के दौरान हीरे के सही पहचान करने के कारण दुर्जन साल को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ए आपका खान, बी आपका शाह, डी सी आपका फतेह जंग, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 65 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन साल ने कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया? ये आपका 6000 रुपये, बी आपका 10,000 रुपये, सी आपका 8,000 रुपये, डी आपका 5,000 रुपये। तो 66 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 6,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं द्वारा आक्रमण के समय चेरोवंशी शासक थे। ए आपका मेदिनी राय, बी आपका अनंत राय, सी आपका प्रताप राय, डी आपका मदन राय। 67 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है ऑप्शन नंबर बी, अनंत राय। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खां द्वारा पलामू चेरो राजाओं पर आक्रमण करने के समय चेरोवंशी राजा थे अनंत राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जहांगीर के शासनकाल में पलामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिलों को लूटने का कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया? ए आपका अनंत राय, बी आपका प्रताप राय, सी आपका सहबल राय, डी आपका भागवत राय। 68 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सहबल राय। ये क्या करता है? मुगलों के काफिलों को लूटता था, ये आपको बताए थे। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में बाघ के साथ लड़ाने के कारण हुआ? ए आपका सहबल राय, बी आपका भागवत राय, सी आपका मेदिनी राय, डी आपका प्रताप राय। तो आपका जो सही आंसर बनेगा 69 का सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सहबल राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहबल राय को चेरो राजा की मृत्यु मुगलों के द्वारा बाघ के साथ लड़ाने से करते, ये तो सहबल राय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मार कर राजमहल का अधिकार कर लिया था? खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मार कर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? ये आपका इब्राहिम खां, बी आपका शाइस्ता खां, सी आपका जफर खां, डी आपका इबादत खां। तो 70 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? इब्राहिम खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ठीक है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 71 का क्वेश्चन है, जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया? जहांगीर के पुत्र जो खुर्रम थे किस क्षेत्र को अपना राजधानी बनाया, उसको देखते हैं। ए आपका हजारीबाग, बी आपका राजमहल, सी आपका पलामू, डी आपका जमशेदपुर। ठीक है, तो 71 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राजमहल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, शाहजहाँ के शासनकाल के समय पलामू के शासक था? ए आपका सहबल राय, बी आपका प्रताप राय, सी आपका अनंत राय, डी आपका प्रकाश राय। ठीक है, तो 72 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप राय। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल के समय प्रताप राय शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने पलामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,36,000 रुपये कर दिया? ये आपका शाइस्ता खां, बी आपका इब्राहिम खां, सी आपका अब्दुल्ला खां, डी आपका इबादत खां। तो 73 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला खां। ठीक है, अब्दुल्ला खां क्या था? 1,36,000 रुपये कर दिया था बढ़ाकर। 74 क्वेश्चन नंबर है, मुगल शासक शाहजहाँ ने पलामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें से किस सूबेदार को भेजा? ए आपका आलम खां, बी आपका शाइस्ता खां, सी आपका अब्दुल्ला खां, डी आपका सलीम खां। 74 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शाइस्ता खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाइस्ता खां ने किस वर्ष
पलामू पर आक्रमण किया था। इसके बाद पलामू के शासन प्रताप राय ने संधि कर लिया था। ए है आपका 1632, बी है आपका 1637, सी है आपका 1641, डी है आपका 1647। तो 75 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा 1641। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 1643 ईस्वी में सहिष्ता खां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया गया। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए पलामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना कर दिया था, करने से कारण सुनवाई आदेश तक दिया गया है। ठीक है, ये कौन था, ए आपका अब्दुल्ला खां, बी आपका इतिकाद खां, सी आपका आलम खां, डी आपका सलीम खां। तो 76 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, इख्तियार खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77, इख्तियार खां की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया। ए आपका 200, बी आपका 500, सी आपका 1000, डी आपका 5000। तो इख्तियार खां का जो है 77 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 रुपये मनसब प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इख्तियार खां को से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। ए आपका 1 लाख रुपये, बी आपका 20 लाख, सी आपका 50 लाख, डी आपका 1 करोड़ रुपये। 78 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, 1 करोड़ रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79, प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसब और मनसबदारी प्रदान की गई थी। ए आपका 1000, बी आपका 2000, सी आपका 5000, डी आपका 10000। तो 79 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, 2000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का टकसाल भी था। ए आपका रामगढ़, बी आपका मानभूम, सी आपका राजमहल, डी आपका पलामू। तो 80 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, राजमहल। ठीक है, निम्न से किस स्थान मुगलों का टकसाल भी है, यह है आपका राजमहल में। ठीक है, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था। ए आपका रघुनाथ शाह, बी आपका राम शाह, सी आपका दोनों, डी आपका इनमें से कोई नहीं। 81 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, रघुनाथ शाह भी था और राम शाह भी था। ठीक है, औरंगजेब के समकालीन। फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के साथ कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया। ए आपका 1 बार, बी आपका 2 बार, सी आपका 7 बार, डी आपका 10 बार। तो 82 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, क्या, 1 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दौसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया जिसे नागपुरी दरवाज़ा कहा जाता है। कहाँ से लाए थे शाहजहां, कौन लाया था, शाहजहां, बी आपका औरंगजेब, सी आपका शाह शुजा, डी आपका बहादुर। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी क्या है आपका, औरंगजेब। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84, औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा। ठीक है, ए आपका इबादत खां, बी आपका दाऊद खां, सी आपका सूबेदार खां, डी आपका जबरदस्त खां। 84 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बी क्या आपका, दाऊद खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडा का वह कौन सा शासक था, तो रखो, कुंडा का वह कौन सा शासक था जिसे औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं। ये आपका क्या, साहिब राय, बी आपका चुन राय, सी आपका मेदिनी राय, डी आपका रुद्र राय। तो 85 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, चुन राय। ठीक है, चुन राय क्या था, मुगलों से हारने के बाद इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। 86, इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी। रुद्र राय, सुरवर राय, प्रताप राय, सहबल राय।
आपका जो सही आंसर होगा 86 का सही आंसर होगा आपका बी, सुरवर राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब के सेना के बीच युद्ध हुआ जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हुई थी? ए है आपका सोन नदी, बी है आपका उत्तरी कोयल, सी है आपका औरंगा नदी, डी आपका पुनपुन। 87 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? औरंगा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली? ए आपका सरगुजा, बी आपका राजमहल, सी आपका पटना, डी आपका लोहरदगा। 88 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? सरगुजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू के फौजदारी नियुक्त किया था? पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? ए आपका शहादत खां, बी आपका रहीम खां, सी आपका सूबेदार खां, डी आपका मनकली खां। तो 89 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डी क्या है आपका? मनकली खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया? दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया? ए आपका कोठी, बी आपका पटना, सी आपका दाऊदनगर, सी डी आपका सासाराम। तो 90 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाऊदनगर में क्या किया था? पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 91 दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए को उपहार इनाम में प्रदान किया? ठीक है, ए आपका 50,000, बी आपका 1 लाख, सी आपका 5 लाख, डी आपका 1 करोड़ रुपया। 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50,000 रुपये प्रदान किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? ए आपका दिक्पाल सिंह, बी आपका प्रताप सिंह, सी आपका राजेंद्र सिंह, डी आपका दलेल सिंह। ठीक है, तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? दलेल सिंह। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? दलेल सिंह। ठीक है, दलेल सिंह ने अपनी राजधानी बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था? ए आपका बादम सूखाग्रस्त था, बी आपका बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था, सी आपका बादम भूकंप प्रभावित क्षेत्र, डी आपका बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। तो 93 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था? ए आपका खड़गडिहा, बी आपका कुंडा, सी आपका रामगढ़, डी आपका केंदी। 94 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादाम से हटाकर राजधानी रामगढ़ कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंडा राज की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? ए आपका राम सिंह, बी आपका चरण सिंह, सी आपका रहीम खां, डी आपका दाऊद खां। तो 95 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? राम सिंह। ठीक है, कुंडा राज की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? राम सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? ए आपका 6, बी आपका केंदी, सी आपका खड़गडिहा, डी आपका कुंडा। तो 96 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गडिहा। ठीक है, रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान? खड़गडिहा अवस्थित था जो औरंगजेब से आक्रमण से बचा रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 तत्कालिक रामगढ़ राज्य का केंद्रीय वर्तमान झारखंड किस जिले में स्थित है? ए आपका हजारीबाग, बी आपका धनबाद, सी आपका कोडरमा, डी आपका चतरा। तो 97 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतरा। ठीक है, केंद्रीय कहाँ? चतरा में है। 98 क्वेश्चन नंबर झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? ये आपका अकबर, बी आपका शाहजहां, सी आपका शेरशाह और डी आपका औरंगजेब। ठीक है, तो 98 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा? ए आपका हजारीबाग, बी आपका पलामू, सी आपका लोहरदगा, डी आपका धनबाद। तो 99 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। ठीक है, धनबाद क्या मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा। क्वेश्चन नंबर 100, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ए आपका पुंड्र देश, बी आपका नरीखंड, सी आपका खोखरा, डी आपका पुष्य भूमि। तो 100 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखरा। ठीक है, मुगल काल में खोखरा के नाम से झारखंड को जाना जाता है। 101, किस चेरो राजा ने दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया? ए आपका प्रताप राय, बी आपका तेज राय, सी आपका सहबल राय, डी आपका मेदिनी राय। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेदिनी राय। ठीक है, चेरो राजा कौन सा? चेरो राजा ने दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था, वो आपका मेदिनी राय थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले से लगवाया? ठीक है, पलामू के किले में लगवाया। यह आपका मेदिनी राय, बी आपका सहबल राय, डी आपका प्रताप राय, डी आपका प्रताप, डी आपका तेज राय। ठीक है, 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? मेदिनी राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, 3 क्वेश्चन और बचा है। निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? ए आपका धवल राय, बी आपका सहबल राय, सी आपका मेदिनी राय, डी आपका प्रताप राय। 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेदिनी राय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से किस चेरो राजा को शासनकाल काल में चेरो शासक का स्वनियुक्त कहा जाता है? ए आपका धवल राय, बी आपका सहबल राय, सी आपका मेदिनी राय, डी आपका प्रताप राय। तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेदिनी राय को चेरो शासन का स्वनियुक्त कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म को किस शाखा का विस्तार हुआ? ये आपका महायान शाखा, बी आपका हीनयान, सी आपका थेरवाद, डी आपका ब्रजयान। तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? ब्रजयान शाखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? यह आपका नरसिंह देव, बी आपका राजेंद्र, सी आपका कपिलेंद्र, डी आपका जयदेव। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह द्वितीय। ठीक है, उड़ीसा के नरसिंह देव ने 12वीं सदी में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था झारखंड का। ठीक है, ये आपका उत्तरमाला आप मिला लीजिएगा। 105 तो यहाँ तक थी आपका पूर्व मध्यकाल। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और हाँ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।